आपने बीएसपी से क्यों नहीं आप प्रत्याशी बने? अगर आपको पता है कि उस क्षेत्र में बीएसपी बहुमूल्य क्षेत्र है। मेरी आइडियोलॉजी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी की है। मैं शुरू से समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ और मेरी आस्था माननीय अखिलेश यादव जी में है। और मुझे पल पल मैं जो लोगों की मदद करता हूँ, कहीं ना कहीं तो सबसे बड़ा रीज़न है मैं समाजवादी पार्टी में कार्य करता हूँ। उसी हिसाब से मैं लोगों की मदद कर पाता हूँ। एक नेता बनने के बाद में ऐसी स्थिति आ जाती है, सामने के लोग ये कहते हैं अपने घर के लिए कर रहा है, सारा कुछ अपने घर के लिए भर रहा है। जब क्षेत्र के लोगों को अपना परिवार समझने लग जाओ तो वो सभी परिवारजन हो जाते हैं। सभी परिवारजन हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हर जगह पे स्पष्ट नहीं है ना, सबके पास आपके जैसा मन नहीं है। जो राजनीति कर रहा है उसे हर किसी को अपना परिवार का व्यक्ति समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना समझना चाहिए, तभी वो राजनीति कर सकता है। अन्यथा उसकी दौड़ एक अल्प समय तक के लिए रहती है, वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकती। तो आप किस लीडर की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं? अखिलेश यादव जी की, मोदी जी की या योगी जी की? ये मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। समाजवादी पार्टी में छात्र सभा में अध्यक्ष रहा, लोहिया वाहिनी मानक अध्यक्ष रहा, जल्दी 2 बार प्रदेश कमेटी में भी रहा। और माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी हमारे आइडल हैं। अगर आप लीडर बनने के बाद में जनप्रतिनिधियों को भूल गए जिन्होंने आपको नेता बनाया है, तो क्या भूलेंगे आप उनको, सबको साथ में लेके चलेंगे? जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरी हर समय जो मेरी मदद करते हैं, वो सब लोग वो मेरे एक परिवार के रूप में, मेरे पारिवारिक सदस्य के रूप में हैं और परिवार के लोगों को भी भूला नहीं जाता। आज का पॉडकास्ट हमारा एक डिफरेंट पॉडकास्ट होने वाला है। यहाँ पर एक युवा नेता जो अपने संघर्ष के साथ अपने क्षेत्र में लड़ रहे हैं और दिन भर दिन अपने शहर को स्वच्छ और साफ बनाने में अपना कार्य दे रहे हैं। तो ऐसे ही एक शख्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ चिराग तोमर जी की, जो कि आगरा में गाँव बहेटा वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं अपने संघर्ष के साथ। तो बताइए चिराग तोमर जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ आनंद भाई, और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठा हुआ हूँ। मैं काफ़ी समय से क्षेत्र में मैं सक्रिय हूँ, लोगों के सुख दुख में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, उनके बीच अपना समय गुजार रहा हूँ। तो क्या लगता है फिर इस समय वार्ड नंबर 11 गांव बहेटा से आप किस प्रकार लड़ सकते हैं? मेरा जो वार्ड नंबर 11 है उसमें करीब 25 गांव आते हैं, छोटे बड़े नगले वगले मिला के। और उस वार्ड से मैं करीब कई समय से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहा हूँ। तो मेरी तैयारी वार्ड नंबर 11 से अगले साल चुनाव है 2026 में, उसके लिए बहुत मजबूत तैयारी कर रहा हूँ। लोगों के साथ मिल रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, इन्वॉल्व हो रहा हूँ साथ में। और ये मैं एक बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव का ही मामला नहीं है। मैं पहले से भी करीब कई सालों से मैं लोगों के बीच बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, उनके साथ इन्वॉल्व हो रहा हूँ, उनके सुख में दुख में सारी चीज़ों में साथ खड़ा होता हूँ। पहले आप छात्र सभा में भी अध्यक्ष रह चुके हैं, वहाँ आपका कैसा माहौल था उस समय का? ये समाजवादी पार्टी में छात्र सभा का अध्यक्ष था। मैं विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करते थे हम लोग, और लोगों के जो छात्रों की, नौजवानों की बात को उठाने का काम करते थे, उनके लिए लड़ने का काम करते थे। और जो भी दूर दराज के जो छात्र होते थे और जो स्कूल की, कॉलेज की जो समस्याएं होती थी, उनका निवारण करने का, वो कराने का काम करते थे। तो ऐसे करके मेरा छात्र जीवन में छात्र सभा के अध्यक्ष में मैंने ऐसे काम किए। तो अभी वार्ड नंबर 11 की जनता से आपको क्या लगता है, अगर वो आपको आशीर्वाद देगी 2026 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का, तो आप लड़ेंगे? क्या करना पसंद करेंगे? मेरी चुनाव की मजबूत तैयारी है और मुझे भरोसा है हमने मेरी वार्ड की जनता पर, मेरे क्षेत्र के लोगों पर, कि वो अपने बच्चे को आशीर्वाद ज़रूर देंगे और आगे मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वार्ड नंबर 11 में कोई भी परेशानी होती है तो आप उसको मतलब किस प्रकार सुलझाते हैं? वहाँ के परिजन आपको कॉल करके या किसी प्रकार से संदेश देकर बुलाते होंगे कि हमारे यहाँ ये दिक्कत चल रही है तो आप आके इसको सुधार दो? देखिए, कई लोग हैं जो कि कोई समस्या, कोई दिक्कत होती है और उन्हें लगता है जो कि ये समस्या किसी मेरे माध्यम से सॉल्व हो सकती है,
तो वो लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, मैं उनके यहाँ जाता भी हूँ, मुझे बात भी करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं और मैं पूरा अपना हर कोशिश करता हूँ, हर संभव कोशिश करता हूँ कि वो उनकी जो समस्या है उसे सुलझाने का काम कर सही तरीके से हो जाए। आपके क्षेत्र में अभी भी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनमें दिक्कतें आ रही हैं, यदि आप जिला पंचायत का चुनाव जीतते हैं तो क्या आप उनमें सुधार कर पाएंगे? हाँ, क्षेत्र में ऐसी कई समस्याएं जो कि अभी भी जिससे क्षेत्रीय जनता को गुजरना पड़ रहा है। जल भराव की समस्या है, रोड्स की समस्या है, पानी की समस्या है, ऐसी कई तमाम समस्याएं हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ अगर मुझे आगे मौका मिला तो मैं सबसे ज़्यादा समस्या निवारण करने का काम क्षेत्र में करूँगा। आपके जैसे नेता पब्लिक के हिसाब से आए दिन आते हैं, आए दिन जाते हैं। यदि आप चुनाव जीत गए तो आप ऐसा क्या नया करेंगे वहाँ की जनता के लिए जिनका विश्वास और भरोसा बना रहे कि हाँ, ये देश का बेटा हमारे क्षेत्र में विकास कर पाएगा या कर रहा है? देखिए, मैं जैसे कि छात्र राजनीति से निकला हूँ या छात्रों के बीच रहा हूँ और छात्र राजनीति से जन सेवा तक का मेरा सफ़र रहा है, तो मेरी सबसे जो पहली जो प्राथमिकता होगी वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। मैं क्षेत्र के एक एक बच्चे, एक एक तत्वे के बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं देना चाहता हूँ। चाहे कैसे भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेरी प्राथमिकता होगी कि हर वर्ग के बच्चे को उसकी प्राथमिकता शिक्षा हो, उस शिक्षा से वंचित ना रहे। बाकी अभी गांव में अगर देखा जाता है तो इलाज नहीं मिल पाता है सही समय पर। देखिए, जो हम लोगों के गांव हैं, जो उनकी शहर से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो ये समस्याएं आती हैं, लेकिन ये समस्या उतनी नहीं है। हाँ, पर लेकिन अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र में CHC नहीं है गांव बने हुए हैं लेकिन वो खुलते नहीं। तो इसमें किसका कारण है? कोई वो ओपन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, अब ये तो सरकार की कमियां हैं, सरकार की नाकामियां हैं, जो कि हम लोगों को आगे जब अगर मौका मिलता है तो सुधारनी है, एक बात उठानी है। बिल्कुल सही कहा। अभी आपके क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो अपने घर पर ही सीमित हैं या घर से बाहर निकल के कुछ काम कर पा रही हैं, या आप अगर जिला पंचायत से चुनाव जीत जाते हैं तो आप उनके लिए कैसी व्यवस्था करेंगे वो घर पे बैठ कर अपना स्वरोजगार चला सकें? देखिए, मेरे क्षेत्र की हर महिला मेरी माँ और मेरी बहन के समान है और आज के ज़माने में जो आज का जो समय चल रहा है, समय सरकार की इतनी योजना चल रही हैं, भाई स्किल इंडिया कह लो, मेक इन इंडिया कह लो, लेकिन विडंबना है वो जनता तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा क्षेत्र की महिलाओं को इन योजनाओं से अवगत कराना, ये योजना उनके बीच तक लेके आना, जिससे वो रोज़गार करें, फ़ायदा उठा सकें। और मेरी प्राथमिकता रहेगी, अगर मुझे आगे कभी मौका मिलता है जी, मैं एक कन्या महाविद्यालय अपने वार्ड में। कन्या महाविद्यालय, जब आपका ये पॉलिटिकल स्ट्रगल चालू हुआ था तो उस समय में कोई ऐसा मूवमेंट या कोई ऐसा लम्हा आपको मतलब ऐसा सबक सिखा गया होगा किसी महिला बुजुर्ग ने या किसी बहन बेटी ने आपको कोई संदेश दिया होगा, हाँ भैया आपने मेरे लिए अच्छा काम किया, जिससे आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ हो अपनी पॉलिटिकल लाइन में? देखिए, ऐसे तो कई वाक्य हैं जो कि निरंतर हम लोगों के काम करते रहते हैं। जैसे कोई भी समस्या किसी की भी, जो उसको हम हर कोशिश करते हैं कि वो सॉल्व हमारे प्रति हो जाए। अभी हाल ही में आपने कोई केस सॉल्व किया अपने क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र में जो कई लोगों की पर्सनल समस्याएं होती हैं, किसी के यहाँ झगड़ा हो गया, किसी के यहाँ कोई बात हो गई, तो हम लोगों की प्राथमिकता रहती है उसको उसको सुलझाने की। जैसे कोई बात हो गई, किसी परिवार में कोई समस्या हो गई, तो हम लोगों की प्राथमिकता रहती है। ऐसे कई केस हैं, कई वाक्य हैं जो कि अलग, और हम लोगों की प्राथमिकता रहती है जनसेवा के दौरान लोगों की सेवा करने। तो आप किस लीडर की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं? अखिलेश यादव जी की, मोदी जी की या योगी जी की? ये मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। समाजवादी पार्टी में छात्र सभा में अध्यक्ष रहा, फिर लोहिया वाहिनी महानगर अध्यक्ष रहा, मैं जल्दी 2 बार प्रदेश कमेटी में भी रहा
और माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी हमारे आइडल हैं। तो उनसे आपको क्या सीख मिलती है, मतलब जैसे वो इतने शांत स्वभाव से रहते हैं, तो वैसा क्या लगता है मतलब उनको देख के आपको? हमेशा वो एक ही बात कहते हैं, लोगों की सेवा करो, लोगों के बीच रहो, जनता के बीच रहो, जनता की सेवा करो, तभी जनता जुड़ेगी, तभी आपको सम्मान देगी। आप उनका सम्मान करेंगे तो हमारा सम्मान करेंगे, और आप उनकी मदद करेंगे तो वो किसी न किसी रूप में वो हमारी मदद करेंगे। उनका हमेशा एक ही संदेश रहता है अपने कार्यकर्ताओं से, नौजवानों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में रह के जनता की सेवा करें और जनता की मदद करें। एक कुछ पार्टियां तो उनको ये कहते हैं कि ये सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, या कुछ और भी अभद्रताएं फैलाती हैं कि समाजवादी पार्टी सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, लोगों को लड़वा रही है। लड़वाने का काम तो उन पार्टियों का है जो कहती हैं, और अखिलेश जी का काम तो विजनरी सोच वाला काम है। और सबसे ज़्यादा अगर धरातल पर कोई काम करने वाली पार्टी है, विकास करने वाली पार्टी, तो समाजवादी पार्टी है। तो आखिरी बार जब आप उनसे मिले थे तो क्या आपकी बातचीत हुई थी उनसे? ये मुलाकात, हमारी कई मुलाकात हुई हैं और मुलाकात होती रहती हैं। लास्ट टाइम अब मैं बीच में कुछ दिक्कत समस्याएं हो गई थी, हम लोग निष्कासित हो गए थे पार्टी से, और नाराज़ हो गए थे, तो कुछ बात थी, तो कुछ शिकायत विकायत इधर उधर हर पार्टी में चलता है। तो बस अभी जब लास्ट टाइम मिले थे उन्होंने यही कहा, तुम अब ज़्यादा किसी कंट्रोवर्सी मत पड़ना और एक रास्ते पे चलना, ऐसे करके उन्होंने समझाया और हमारा निष्कासन वापस ले लिया था। आज के युवाओं को राजनीति से क्यों जुड़ना चाहिए, क्यों उनके लिए राजनीति करना अति आवश्यक है? देखिए, आज का युवा स्मार्ट है, आज का युवा सवाल करता है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है। लेकिन युवाओं की शिकायत रहती है अपने जन नेताओं से, अपने प्रतिनिधियों से, कि फलाना विधायक है, वो यहाँ आता नहीं, काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। हमारे कई मुद्दों पे युवाओं की शिकायतें रहती हैं, आरक्षण है ना, कई अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी है। हाँ वही अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं ना कहीं युवा की हमेशा शिकायत रहती है। और मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैनेज करने वाले, बनाने वाले, आदेश वो इन पर रूल्स बनाने वाले, इन पर बिगाड़ने वाले, वो सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। तो जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा, युवा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा, तब तक कहीं वो हमेशा शिकायत ही करता रहेगा। तो आपको लगता है कि यदि आप चुनाव भविष्य में जीतते हैं तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर अब चुनाव जीतता हूँ आगे, और क्या बोलते हैं, आगे कई संवैधानिक पद होते हैं, उन पर आता हूँ, उन पर अब तो मैं छात्र नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ, है ना, तो आगे भी सरासरी निरंतर चालू रहेगी। जब आपके गांव बैठा का कोई व्यक्ति अपने गांव छोड़कर शहर नौकरी करने जाता है तो आपको ये बात चुभती है या आपको अच्छा महसूस होता है? देखिए, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की नाकामियाँ हैं कि किसी व्यक्ति वो पैसे कमाने के लिए, रोजगार के लिए गाँव छोड़ के बाहर से, गांव तो छोटी बात है, कई शहर छोड़ के बाहर जाते हैं अब रोजगार करने के लिए, बाहर दिल्ली और बड़े शहरों में की तरफ खुद कर। जब मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में ही ऐसी व्यवस्थाएं हों, ऐसी कई फैक्ट्रीज़ या कुछ कई इंडस्ट्रीज़ कह लूँ, हमारे क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था हो कि उसे रोज़गार यहीं शहर में रह के मिल जाए, और मतलब अपने परिवार के पास रह के वो कमा खा सके। तो आप इसमें क्या बदलाव कर पाएंगे अपनी साइड से? मैं क्षेत्रीय जनता की आवाज़ उठा सकता हूँ, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ सकता हूँ, मैं सरकार से दरख्वास्त कर सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र के नौजवानों के लिए हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ प्लांट करेंगे, कई सरकारी योजनाएं हैं जो वो हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए लेके आए, और मैं इस प्रकार लोगों की मदद कर सकता हूँ। लेकिन अब के युवाओं और अब के लोगों के हिसाब से राजनीति को एक बहुत गंदा बताया जाता है कि राजनीति जो है, नाम सुनते ही आदमी घबरा जाता है, राजनीति बहुत गंदी है। तो कहाँ तक गंदी है? आपको तो काफ़ी तजुर्बा है इस लाइन में।
गंदी किस प्रकार कह सकते हैं एक राजनीति एक अगर राजनीति को अगर संसाधनों का केंद्र बना लें, संसाधनों का साधन बना लें, है ना, एक वो तो हम इसको गंदा कह सकते हैं। लेकिन राजनीति एक सेवा का माध्यम है, एक जनसेवा एक जनसेवा का रास्ता है राजनीति। लेकिन न्यूज़ के आर्टिकल के हिसाब से तो जहाँ के जो नेता प्रतिनिधि हैं वो उन्होंने उसको व्यवसाय बना रखा है, अपने नेता के जो भी उनका पद है। देखिए, ये तो लोगों की बातें हैं ना, और हर किसी का राजनीति को लेके अलग अलग विचार होता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक राजनीति को हर कोई एक अपने आय का या स्रोत अपने फ़ायदे का स्रोत बनाता है। राजनीति एक जनसेवा का माध्यम है, एक जिम्मेदारी बड़ा कर्तव्य है। राजनीति को गंदा वही लोग कहते हैं जो जब तक राजनीति में आते नहीं। तो जनसेवा जो है सबसे पहले हमें अपने घर की और परिवार की करनी चाहिए या सभी लोगों की करनी चाहिए साथ में? क्योंकि एक नेता बनने के बाद में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, सामने के लोग वही कहते हैं अपने घर के लिए कर रहा है, सारा कुछ अपने घर के लिए कर रहा है। जब क्षेत्र के लोगों को अपना परिवार समझने लग जाओ तो वो सभी परिवारजन हो जाते हैं। सभी परिवारजन हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हर जगह पे स्पष्ट नहीं है ना, सबके पास आपके जैसा मन नहीं है। जो राजनीति कर रहा है उसे हर किसी को अपना परिवार का व्यक्ति समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना समझना चाहिए, तभी वो राजनीति कर सकता है। अन्यथा उसकी दौड़ एक अल्प समय तक के लिए रहती है, वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकती। तो राजनीति आपके लिए कुर्सी तक की बात है या लोगों के दिल तक पहुंचने का जरिया? राजनीति मेरे लिए एक जनसेवा का माध्यम है। राजनीति में रहकर मेरे कई लोगों से मिलना जुलना, मेरे लोगों से मेरे संबंध बने, कांटेक्ट बने। तो उन संबंधों से, उन कांटेक्ट से मैं लोगों की मदद करने का काम करता हूँ। और सिर्फ और सिर्फ राजनीति मेरे लिए एक जिम्मेदारी का काम है, जो कि मेरे जनसेवा के लिए। अगर आप लीडर बनने के बाद में जनप्रतिनिधियों को भूल गए जिन्होंने आपको नेता बनाया है, तो क्या भूलेंगे आप उनको, सबको साथ में लेके चलेंगे? नहीं, मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे क्षेत्र के लोग और जो भी मेरे साथी संगी हैं वो सब मेरे एक परिवार की तरह हैं और परिवार को भूला नहीं जाता। जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरी हर समय जो मेरी मदद करते हैं, वो सब लोग वो मेरे एक परिवार के रूप में, मेरे पारिवारिक सदस्य के रूप में है, और परिवार के लोगों को भी भूला नहीं जाता। जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, जो मेरे साथी हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे सुख दुख में हमेशा हिस्सा लेते हैं, उनको मैं अगर आगे जाके भूल जाऊंगा तो मेरा कोई एक अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो अभी क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, अगर अभी चुनाव जीत जाते हैं तो इससे समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होगा? देखिए, जिला पंचायत का जो चुनाव होता है, इनसे पार्टियों को कोई ज़्यादा फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं होता। ये एक आप कह सकते हैं एक पर्सनल चुनाव होता है। इसमें पार्टी अपने प्रत्याशियों को समर्थन देती है। तो लेकिन अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मुझसे लोग जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से ही जुड़ेंगे। तो ऐसे समाजवादी पार्टी को और मेरे क्षेत्र के लोगों को सबको एक दूसरे इंटर कनेक्ट रहेंगे तो फ़ायदा तो होगा। आपके क्षेत्र में आप ही की पार्टी से और भी तो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 11 से। नहीं, देखिए, मेरा जो क्षेत्र है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत वीक क्षेत्र है और वहाँ पे समाजवादी पार्टी का ज़्यादा वोट भी नहीं है। जो वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी का कहा जाता है वो मेरे क्षेत्र में नहीं है। तो वोट बैंक से आप क्या समझते हैं कि जिनका सरनेम यादव होगा या जो लोग यादव जाति से होंगे? नहीं, कई लोग जो समाजवादी पार्टी विचारधारा से जुड़े होते हैं वो आप उनको वोट कह सकते हैं। वोट कह सकते हैं। हाँ, पर मेरा जो क्षेत्र है वो बसपा बाहुल्य क्षेत्र कह सकते हैं आप। अच्छा क्षेत्र है, लेकिन जो मेरी मेहनत और मेरी लोगों के प्रति काम करने की लगन है, उसके हिसाब से मुझे जनता पे पूरा विश्वास है। वो इस बार मुझे चुनेंगे, मुझे मौका दे। आपने बीएसपी से क्यों नहीं आप प्रत्याशी बने, अगर आपको पता है कि उस क्षेत्र में बीएसपी बहुमूल्य क्षेत्र है? मेरी आइडियोलॉजी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी की है। मैं शुरू से समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ और मेरी आस्था माननीय अखिलेश यादव जी में है।
और मुझे पल पल मैं जो लोगों की मदद करता हूँ, कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा रीज़न है मैं समाजवादी पार्टी में कार्य करता हूँ, उसी हिसाब से मैं लोगों की मदद कर पाता हूँ। तो वहाँ के क्षेत्र में आप कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि और पार्टी सही काम नहीं कर रही है, हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी वो एक उपलक्ष्य पे काम कर रही है? क्योंकि वो क्षेत्र तो जैसा कि अभी आपने बताया बीएसपी पर आधारित क्षेत्र है, तो वहाँ के लोग कैसे समझेंगे आपकी मेहनत को? देखिए, मैं क्षेत्र के लोगों के बीच में रहता हूँ और क्षेत्र की जनता मुझे, एक तरह से आप कह सकते हैं क्षेत्र की जनता मुझे बहुत स्नेह करती है। मैं क्षेत्र के लोगों का सम्मान करता हूँ और जो भी बड़े बुजुर्ग मुझसे बड़े और जो मेरे भाई साथी हैं, सबका मैं सम्मान करने का काम करता हूँ। तो कहीं ना कहीं लोगों का मेरे प्रति जुड़ाव है, तो वो मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो लोग मेरे पे विश्वास करेंगे और वो मुझे मौका देंगे। तो फिर कैसे आप चीज़ों को समेटेंगे? अभी तो 2026 होने में मेरे हिसाब से 1 से 1.5 साल बाकी है, अगर सही तरीके जब तक आप चुनाव की तैयारी करेंगे, तो अभी से आपकी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं प्रत्येक गांव के हिसाब से? ये 1-1.5 साल तो नहीं कहेंगे, करीब मार्च अप्रैल में चुनाव है। तो अगर मोटा देखा जाए तो करीब 8-9 महीने चुनाव में रह गए हैं, है ना। और मैं लोगों के हर सुख दुख में इन्वॉल्व हो रहा हूँ। आज से नहीं, देखिए चुनाव एक बहुत बड़ा इसका रीज़न नहीं है। मैं शुरू से ही, जब से मैं राजनीति में आया हूँ या सामाजिक जीवन में आया हूँ, तब से मैं लोगों के सुख दुख में भाग लेता हूँ। वो लोग मेरे सुख दुख में मुझे हमेशा हिस्सा लेते हैं। तो एक परिवार वाला रिश्ता है क्षेत्र के हर व्यक्ति से। तो आप ये उनको विश्वास आपने दिलाया हुआ है कि यदि आप मुझे जिताते हैं तो मैं आपके लिए बहुमूल्य कार्य उनको निराशा नहीं मिलेगी। उनको निराशा नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ आपने बताई कि अपने गांव बैठा में आप एक कन्या महाविद्यालय खोलेंगे। गांव में नहीं, मेरा प्रयास रहेगा, अगर मुझे आगे मौका मिलता है तो मैं अपने क्षेत्र में एक कन्या महाविद्यालय लेके आऊँ। अच्छा। जिससे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, क्षेत्र की जो छात्रा है, उनको कहीं पढ़ने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े और उनको एक बेहतर शिक्षा वहीं अपने आसपास ही मिल सके। लेकिन पब्लिकली तो ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में गुंडागर्दी और भी बहुत सारी चीज़ें, रेप केसेस वगैरह ज़्यादा होते थे। अब बीजेपी ने उनका भार संभाला हुआ है। तो कहाँ तक आपको ये लगता है कि अगर आप अपने क्षेत्र से कोई भी लीडर बनते हैं तो क्या आप इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, ये तो हर पार्टी की एक बात होती है, एक काम होता है दूसरी पार्टी की आलोचना करना। अगर आप देखें तो जो विज़न वाले जो काम थे, जो अखिलेश यादव जी का विज़न था, जो सबसे ज़्यादा काम करने का जो काम किया था, वो धरातल पे माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी ने किया था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो आगरा का जो रिंग रोड है, उसका जो दूसरा फेस है वो मेरे वार्ड से होके जाता है और उस पर आज भी काम चल रहा है। और ये करीब आप समझ ही रहे होंगे, दूसरा टेन्योर है भारतीय जनता पार्टी का। आधा फेस समाजवादी पार्टी के समय पे कंप्लीट हो गया था, आधा 5 साल एक टेन्योर हो गया और करीब 2-2.5 साल इसको दूसरे टेन्योर को हो गई, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आप अभी अपने साथ में कोई अगर आपसे कहता है कि मुझे राजनीति करनी है, राजनीति कैसे करी जाती है, तो क्या आप उनको ये शिक्षा देंगे कि राजनीति करना सही है या गलत है? देखिए, राजनीति करना बिल्कुल गलत बात नहीं है। राजनीति लोगों को करनी चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, है ना। उन्हें चीज़ें समझनी चाहिए। जो भी आज की युवा पीढ़ी है, कई देख रहे होंगे आप, कई खबरें सुन रहे होंगे, कई गलत काम जो युवा करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर किसी भी युवा को जो समाज की समझ होती है तो वो कभी भी किसी गलत संगत में नहीं जा सकता। अगर उसे समाज की समझ हो गई, जो क्षेत्र में वो देख रहा है, लोग उसमें एक अंदर से एक ललक कह सकते हैं, लोगों की सेवा करने की, लोगों के बीच में रहने की, चीज़ों को समझने की एक वो ललक पैदा हो जाए, तो वो कभी किसी गलत काम में नहीं पड़ सकता है। अभी जब आपके गांव में कोई भी प्रोग्राम हो या फंक्शन होता है तो वहाँ के लोग आपको बुलाते हैं अपने यहाँ पर, तब आपके मन में कैसी धारणा रहती है? वही बहुत अच्छा लगता है। और
मैं उन फंक्शनों में कहीं भी हूँ, बाहर दूर दराज में कोशिश करता हूँ शामिल होने की, और वो एक पारिवारिक फंक्शन की तरह होता है, तो मेरी प्राथमिकता रहती है वहाँ शामिल होने की। तो अभी इस पूरे पॉडकास्ट को आपके गांव वाले और आगरा वाले, शहर वाले सारे प्रतिनिधि इसको देख रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सबसे पहले गांव वालों के लिए? मैं अपने क्षेत्र के लोगों को से यही कहना चाहता हूँ कि आगे वो मुझे अपना आशीर्वाद दें, आगे मुझे मेरा साथ दें, मुझे मजबूती दें, और मैं उनको कभी निराश नहीं करूँगा, उन्हें कभी निराशा हासिल नहीं होगी। और जो मेरा काम है, जो मेरा जन सेवा का काम है, ये निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। और लोगों को, क्षेत्र की जनता को मैंने एक परिवार की तरह मानता हूँ, और वो परिवार का जो रिश्ता होगा वो और मजबूत होगा। कभी आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसे करने के बाद में आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि हाँ, मेरी इसकी मदद करने से मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हुई है? देखिए, काम तो हम लोग निरंतर करते रहते हैं, पर जो अगर ऐसी कोई बात आती है, ऐसे कोई, तो एक बच्चा था 11 साल का, 11 साल का। यहीं आगरा ग्रामीण विधानसभा में एक गांव पड़ता है, वहाँ का वो रहने वाला था। वो बच्चा कोडिंग करता था, कोडिंग। उसे नासा ने अपने एक मिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। कई मीडिया वाले और क्या वो न्यूज़ वाले, कई नेता उसके घर गए, उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। तो मैं उस समय छात्रसभा का अध्यक्ष था, तो मैं उसके घर गया। उसके पिताजी का यही कहना था कि सब लोग आते हैं और सम्मान करते हैं और करके वाहवाही करते हैं और करके चले जाते हैं, और लेकिन कोई भी हमारे भविष्य के या उस बच्चे की आगे की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचता है, और ऐसे करके। तो ये बात मुझे बड़ी फील हुई। तो ये बात मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को बताई। मैं उनसे दिल्ली मेरी मुलाकात हुई और मैंने बताई, तो उन्होंने बोला उस परिवार को लखनऊ लेके आना, और परिवार को लखनऊ लेके गया। बड़े खुश हुए, बहुत अच्छा लगा उन्हें उस बच्चे से मिल के। और माननीय अखिलेश यादव जी ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसे 2 लाख रुपए की मदद करी, एक लैपटॉप दिया। तो ये मुझे और हम लोगों को अपने आप में एक बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग किसी भी माध्यम से, माननीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से, उसकी हमने मदद कराने का काम किया। तो अभी अखिलेश यादव जी की जो आइडियोलॉजी है उसको आप अपनी लाइफ में कहाँ तक प्रूफ करेंगे? देखिए, जो अखिलेश यादव जी का जो संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुख दुख में हिस्सा लूं, मैं उसी आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ रहा हूं। और मेरी कोशिश रहती है और आगे भी रहेगी कि मेरे जो लोग हैं, जो मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं, जो मेरे क्षेत्र की जनता है, जो मेरा एक तरह से मेरा परिवार है, मैं उनके सुख दुख में उनके हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहूं, और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और किसी भी क्षेत्र में जो भी समस्याएं उनको निवारण करने का काम करता रहूं। मैं ना कर सकूं पर्सनल में, तो मैं कराने का इतना सामर्थ्य रखूं कि मैं उनके समस्या को सॉल्व करा सकूं। और कई योजनाएं जो कि सरकार की योजना है, जो कि हमारे क्षेत्र तक जो पहुंच नहीं पाती हैं, लोग वाग उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं, उन योजनाओं को मैं क्षेत्र के लोगों तक पहुंचा सकूं। आजकल की टेक्निकल ज़माने में कई लोग हैं अभी भी जो कि उसका कहीं ना कहीं हिस्सा नहीं है, तो मैं उन सब लोगों को कहीं ना कहीं उससे आज के समय से जोड़ सकूं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बाकी फिर उम्मीद करते हैं कि आप वापस आएँ हमारे यहाँ पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।